ये कहानी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ताकुया की है, जिसके पापा अचानक गायब हो जाते हैं। उनके गायब हो जाने के बाद हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को एक ऐसी चीज मिलती है जिससे वो पैरेलल वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकता है, और ताकुया इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए क्या वो अपने पिता का रहस्य पता कर पाएगा। यहाँ तक कि उसके सामने ऐसे ऐसे खुलासे सामने आते हैं जो ताकुया अपने सपनों में कभी नहीं सोच सकता। चैप्टर 1 की शुरुआत में हम एक बच्चे की रोने की आवाज को सुन पाते हैं और उसकी माँ उसको शांत कराते हुए कह रही थी, हाँ हाँ सब ठीक है मेरे बच्चे। फिर उस बच्चे के डैड ने कहा, ये क्या रोने वाला बच्चा है ताकुया, तुम्हें बड़ा होकर एक स्ट्रॉन्ग लड़का बनना होगा। और उसके डैड का कहना ही था। तभी उसकी मोम बताती, उसे इस तरह मत डराओ मेरा खूबसूरत सा छोटा सा बच्चा। जिसके बाद हम एक पेड़ को देखते हैं जो धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। इसी के साथ हम अपने प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जो आराम फरमाते हुए कह रहा था, किसी फेमस डॉक्टर ने एक बार कहा था, सपने दबे हुए गुस्से की इच्छाओं से एक्सप्रेशन होते हैं। अगर ये सच है तो मेरे मरे हुए मोम एंड डैड के सपने का क्या मतलब है। उसी वक्त वहाँ पर उसकी टीचर आते के साथ कहती, तुम फिर से क्लास को बंक कर रहे हो क्या, तुम जरा खड़े हो गए। जो सुनकर हमारा हीरो कहता, शायद अगर तुम मुझे यह पेंट उतारने में मदद करो। जिस पर टीचर बताती, इससे तो कुछ और ही खड़ा हो जाएगा है ना। इसी के साथ ताकुया स्टाइल में खड़ा होते हुए कहा, तुम्हें यह मिल गया। ये बात को सुनकर टीचर कहती कि तुम एक खतरनाक स्टूडेंट हो। जिसके जवाब पर ताकुया कहने लगा, आप यह कहती हैं लेकिन आप जैसी अडल्ट इस पर परेशान नहीं होती। फिर वो शांत होते हुए वहाँ की हवा को महसूस करने लगता है। तभी टीचर बताती, मैंने तुम्हारे डैड के बारे में सुना, मुझे खेद, काश मैं कुछ कर पाती। उनकी ऐसी बातों को सुनकर ताकुया टीचर से बोलता, खैर यह उससे कहीं ज्यादा आसान है कि वह हमेशा के लिए गायब रहे। कम से कम मेरे पास जवाब तो है। रिसर्च के दौरान एक गुफा में गिरकर उनकी डेथ हो जाना करीब करीब वैसा ही था जैसा मैंने उनसे एक्सपेक्टेड किया था। खैर क्या आप बस इतना ही कहने आई हो। जिस बात का जवाब देते हुए टीचर कहती है, नहीं मेरे पास एक समस्या है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस बात पर ताकुया कहने लगा, और मेरी समस्या एक अलग तरह की है। टीनेज लड़कों की समस्या काफी सीरियस हो सकती है। लेकिन टीचर उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली, एक ट्रांसफर स्टूडेंट आ रहा है। जो सुनकर ताकुया कहा, अभी गर्मियों की छुट्टियों से ठीक पहले। जिस पर टीचर बताती, खैर उसके अपने रीजन है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी देखभाल करो। पर ताकुया उनको साफ साफ इनकार कर देता है। ऐसे जवाब को सुनकर टीचर निराश होते हुए कही, यह काफी शर्म की बात है क्योंकि वो वाकई काफी प्यारी है। टीचर की ऐसी बातों को सुनकर ताकुया उसकी देखभाल के लिए तुरंत खुशी खुशी राजी हो जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की अनाउंस करते हुए कहती है, अरिमा सामा प्लीज हिस्टोरिकल रिसर्च डिपार्टमेंट में आए। नेक्स्ट सीन में ताकुया काफी तेजी से कहीं जा रहा था। तभी यूकी मासाकासु उसके रास्ते में मिल जाता है, जो उससे काफी परेशान होकर पूछ रहा था, बॉस आपने केंडो टीम क्यों छोड़ दी। पर ताकुया जल्दी में होने की वजह से उसे अकेला छोड़ने को कहता है क्योंकि उसके सामने उससे भी बड़ी समस्या है। ये बात को सुनकर यूकी कहता कि यह सही है, तुमको अभी इंटरकॉम पर बुलाया गया है। तभी ताकुया ने कहा, क्या यह उस बात को लेकर हो सकता है या शायद किसी दूसरी बात को लेकर। हालांकि मुझे पूरा यकीन था कि यह बात उन्हें कभी पता नहीं चलेगी। उसके ऐसी हालात को देखकर यूकी कहता है, यह वार्निंग है कि इसमें कितनी संभावनाएं हैं, आओ फिर से केंडो टीम में शामिल हो जाओ। जिसके जवाब पर ताकुया कहने लगा, मैंने केंडो केवल इसलिए किया क्योंकि मेरे डैड ने मुझे ऐसा करने को कहा था और अब वह चले गए हैं तो अब मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। लेकिन तुम एक से ज्यादा क्लबों में हो है ना। जिस पर यूकी फ्लैक्स मारते हुए कहता है, यह सही है, मैं हिस्टोरिकल क्लब में हूँ। और ये बात ताकुया समझ चुका था क्योंकि वो मियो के पीछे है। और ये बात को सुनकर वो काफी हैरान हो गया कि उसको ये कैसे पता चला। फिर ताकुया बताता, मैं जानता हूँ तुम्हें उस पर क्रश है, जाओ उसे अपना बनाओ। जिसके बाद यूकी काम की बात करते हुए ताकुया को बताता है, हाल ही में कर्स की बात सामने आई है और लाइटनिंग स्ट्राइक की घटना भी घटी है। वह और मैं इसकी जांच कर रहे हैं। मैं उसके साथ काफी अच्छा समय बिता रहा हूँ। जिसके बाद ताकुया उसको मियो की पसंदीदा बातें बताता, उसको पैरानॉर्मल चीजें काफी पसंद है। जिस पर यूकी एग्री था, लेकिन वो चुप होते हुए कहा, लगता है तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ताकुया उसे शांत कराते हुए बताता है, मैं किसी हालत में भी उस आइस क्वीन के साथ डेट पर नहीं जाना चाहता। जिस पर यूकी एग्री करने के साथ कहता है, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन तुम जानते हो शिमाज़ु सान हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करती है।
लेकिन वह तुम्हारे लिए बुरी है। इसी के साथ हम शिमाज़ु सान को देखते हैं, पर ताकुया उसको चिढ़ाने लगा, जो देखकर शिमाज़ु चिढ़ते हुए कहने लगी, प्लीज मुझे ऐसा कहना बंद करो। पर ताकुया उसको फिर से चिढ़ाते हुए कहता है, तो फिर मियो चान आइडल के बारे में क्या ख्याल है? जबकि मियो अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहती है, मुझे तुम इतना गुस्सा क्यों दिला रहे हो? और गाइस ज्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मियो का लास्ट नेम शिमाज़ु है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ताकुया बोलता, जरूरी नहीं, महीने का वह समय। पर मियो उसकी बात को समझते हुए काफी शर्माने के साथ कहती, यह कितना क्रूअल है। तभी ताकुया बताता, तुमको क्या लगता है मैं महीने के किस समय की बात कर रहा था? दूसरी तरफ यूकी हमसे कह रहा था, उनकी बातें सुनने से आपकी जिंदगी के कई साल कम हो जाएंगे। उसका ये कहना ही था। तभी मियो यूकी का हाथ पकड़ते हुए उसे वहाँ से घसीटते हुए ले जाती है। इसी के साथ हम एक रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर ताकुया पहुंचकर कहता है, क्या उन्होंने मुझे एक खाली कमरे पर बुलाया? फिर वो वहाँ पर मिनी प्लेस को देखने लगता है। उसी वक्त गेट पर नॉक नॉक हुई, जिसको सुनकर ताकुया खांसते हुए कहा, तुम एंटर कर सकते हो। पर जो गेट पर नॉक नॉक कर रहा था वो ताकुया को बताता है, ये मैं हूँ अरीमा। उनकी ऐसी बातों को सुनकर ताकुया थोड़ा परेशान होकर जल्दी से गेट खोल देता है। पर अरीमा उसको वहाँ देखकर पूछती है, ताकुया कुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर ताकुया बताता, वो क्या है ना, उन्होंने मुझे इंटरकॉम पर बुलाया है। ये बात को सुनकर अरीमा कहता है कि क्या तुमने फिर से कुछ किया है? जिसका जवाब देते हुए ताकुया बताता है, नहीं, मैंने हाल ही में कुछ भी नहीं किया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अरीमा बोलती, तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ होने के नाते जब तुम इस तरह का व्यवहार करते हो तो मेरे लिए यह काफी मुश्किल हो जाता है। वे मुझे बुला रहे थे, तुम्हें नहीं, जियो टेक्निक्स के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए। वो बात को सुनकर ताकुया का कहना है, मैंने सुना है कि इसमें काफी सारी दिक्कतें थी। जिस पर एग्री करने के साथ अरीमा बताती, हाँ, अजीब चीजें होती रहती हैं। इसके तुरंत बाद मुझे इंस्पेक्शन के लिए जाना होगा। जो सुनकर ताकुया अपनी माँ से कहता, क्या आप तट की ओर जा रही हो? उसकी इस बात पर अरीमा एग्री करने के साथ बोलती है, मैं ऐसी बॉस नहीं बनना चाहती जो सिर्फ वहीं बैठती है जहां पर सुरक्षा हो, और बाकी लोगों को यह भी बताना है कि उनको क्या करना है। और उनकी इन बातों के बीच वहां पर एक एल्डर आ जाते हैं जिनका नाम रयूजोजी है। तभी वो अरीमा से कहे, काफी समय हो गया है अरीमा, मुझे खुशी है कि मैंने तुम दोनों को एक साथ पकड़ लिया। मैं कोडाई के बारे में बात करना चाहता हूँ, नहीं, डॉक्टर अरीमा के बारे में। मैंने सालों तक डॉक्टर अरीमा के साथ उनकी रिसर्च में काम किया। अगर आप परमिशन दे तो मैं उनका काम जारी रखना चाहूंगा। फिर अरीमा ताकुया के डैड को याद करते हुए कहती है, मुझे यकीन है कि वह यह सुनकर खुश होंगे। जो सुनकर रयूजोजी बताता, यह सबसे अच्छी बात है जो मैं उसे याद कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उनकी रिसर्च नोटिस मेरे घर भेज दे। बेशक मैं इसके पैसे दूंगा। तभी अरीमा ने कहा, मैं तुरंत इसकी अरेंजमेंट करवा दूंगी। उसी वक्त रईस जॉर्जी पूछता, मेरे पास एक सवाल है, क्या तुम्हारे डैड ने तुमको कोई स्पेशल बात रखने को कहा है? लेकिन अरीमा इसके लिए मना कर देती है। तभी ताकुया बताता, इस बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता और किसी बात के बारे में डैड ने मुझको आज तक कुछ भी नहीं बताया। पर रयूजोजी वो जानकारी हासिल करना चाहता था, इसलिए वो पीछे ना हटते हुए उनसे बोलता, किसी प्रकार का आर्कियोलॉजिकल रेलिक। लेकिन उनकी ऐसी बातों को सुनकर ताकुया पूरी तरीके से घूम चुका था। अगले सीन में ताकुया की मुलाकात मिस मित्सुकी से हो जाती है, जो उससे कह रही थी, क्या ताकुया ये तुम हो? तुम तो काफी बड़े हो गए हो, मुझे लगता है तुम्हें अरीमा कुन कहना चाहिए। और अरीमा उनकी फैमिली का लास्ट नेम है। साथ ही साथ ताकुया की माँ का पूरा नाम डॉक्टर आयुमी अरीमा है। आप लोगों को पता ही होगा कि जापानीज माइथोलॉजी के अनुसार वहाँ के लोग एक दूसरे को लास्ट नेम से पुकारते हैं। पर ताकुया उसे मना करते हुए कहता है, नहीं, तुम मुझे ताकुया कहो, यह सचमुच में हमेशा से रहा है। ये बात को सुनकर मित्सुकी उससे माफी मांगते हुए बताती है, मैंने यहाँ की पार्ट टाइमर लिटरेचर की जॉब छोड़ दी है। जिसके जवाब पर ताकुया बताता, मुझे मत बताओ कि यह इसी वजह से है। पर मित्सुकी उसे मना करते हुए कहती है, मैं रयूजोजी सेंसे की सेक्रेटरी के रूप में अपने काम में काफी व्यस्त हूँ और मैंने तुम्हारे डैड के बारे में सुना। मैंने सोचा था कि तुम काफी उदास होगे। तभी वो उसके कान में धीरे से जाकर कहती है, मैं तुम्हें फिर से बेहतर फील करवाऊंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ताकुया एकदम खामोश हो चुका था। इसी के साथ मित्सुकी उसे अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद
ताकुया अपने घर जाने लगा, पर रास्ते में रिपोर्टर उसे रोकते हुए कहती है, जियोटेक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर आपके क्या विचार हैं? उसकी बात का जवाब देते हुए ताकुया कैमरे की तरफ दर्शकों को बताता है, यह काफी बुरा है कि मैं गर्मी की छुट्टियों पर समुद्र तट पर नहीं जा सकता। हमारी गर्मियों की छुट्टियां वापस दे दो और हमारी लड़कियों को स्विमिंग सूट में लौटा दो। ये सब उसको बताने के बाद ताकुया अपने घर आ जाता है, जहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन टेबल पर एक उसका पार्सल रखा था, जिसको ताकुया काफी एक्साइटेड से उठाते हुए ठरक ठरक चीजों के बारे में सोच रहा था। पर जब उसने उस पार्सल को खोला तब उसमें से कुछ अजीब निकला, जिसके बारे में ताकुया को कुछ भी नहीं पता था। उसी वक्त वहाँ के कॉल पर एक कॉल आता है, जिस कॉल को उठाते हुए ताकुया कहा, हेलो हेलो, लेकिन वो कॉल तुरंत कट जाता है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक चट्टान की तरफ आ जाता है, जिस जगह को देखकर यूकी की फटकर चार हो जाती है और वो शिमाजू सान को घर जाने के लिए कह रहा था। दूसरी तरफ शिमाजू जो एक पत्थर को देख रही थी जिसमें कुछ लिखा था, और वो उसको देखते हुए कहती है, यूकी बस थोड़ी देर और। ये कहने के बाद वो उसके बारे में लिखने ही लगती है। तभी उस चट्टान के पास उसे दो फूल मिलते हैं, जिसको उठाते हुए मियो कहती है, ये फूल यहाँ फिर से। अगले सीन में ताकुया उस चीज को देखता ही जा रहा था। तभी हमें रिपोर्टर से कुछ बातें पता चलती है सकाईमाची में ज्यादा एक्सीडेंट मैनेजमेंट के बारे में। ज्यादा क्वेश्चन हम सीन पर काओरी आसाकुरा को लाइव देखेंगे। तभी काओरी आसाकुरा अपने दर्शकों को बताने लगती है, मैं यहाँ कास्टो कंस्ट्रक्शन साइट पर हूँ। ताकुया उस लड़की को देखकर सोच रहा था, यह वह लड़की है जिसे मैंने अभी देखा था। तभी काओरी आसाकुरा वहाँ की रिपोर्ट देते हुए बताती, कंस्ट्रक्शन वर्क रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन स्थानीय लोगों की आवाज को सुने, यहाँ से यह और भी ज्यादा वायलेंट होने की संभावना है। फिर हम टीवी पर ताकुया को देख पाते हैं, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, यह काफी बुरा हुआ, हम गर्मी की छुट्टियों पर समुद्र तट पर नहीं जा सकते। हमारी गर्मी की छुट्टियां वापस दे दो और हमारी लड़कियों को स्विमिंग सूट में वापस लौटा दो। जिसके बाद आयुमी आसाकुरा ने कहा, जियोटेक्निस कोस्टल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, देखिए यह आयुमी अरिमा है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की मैनेजर। तभी आयुमी अरिमा वहाँ के लोगों को शांत कराते हुए माइक का इस्तेमाल करने के साथ कहती है, जियोटेक्निस एक्सीडेंट के कारणों का पता लगाने के लिए काम किया जा रहा है। इसी के साथ वहाँ पर बिजली की गड़गड़ाहट होने लगती है। इसी के साथ वहाँ पर एक जोर की लाइटनिंग वहीं गिरती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हफड़ा तफड़ी मच चुकी थी। पर ऐसा लगता है कि रिपोर्टर को इससे डर नहीं लगता, क्योंकि वो वहाँ पर अपने दर्शकों को बता रही थी, यह अनबिलीवेबल है, इस जगह पर बिजली गिरी है, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। जबकि वहाँ पर एक और लाइटनिंग होती है, जिसकी वजह से आयुमी गायब हो चुकी। पर वो वहाँ के हालात को बिगड़ता देखकर आयुमी का नाम कहने के साथ ताकुया तुरंत अपने घर से निकल चुका। नेक्स्ट सीन में आग बुझाने के लिए वहाँ पर फायर विकेट आ चुकी, साथ ही साथ वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जो उन लोगों को अंदर आने से रोकने का काम कर रहे थे। पर ताकुया आते के साथ उसको पार करते हुए अंदर जाने लगा। उसको अंदर घुसता देखकर पुलिस चिल्लाते हुए कहा, अरे तुम अंदर कैसे आए? पर ताकुया उनको बताता, मेरी फैमिली यहाँ पर है। दूसरी तरफ पुलिस आयुमी से कुछ सवाल कर वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद ताकुया अपनी मोम के पास आकर कहता, मैंने टीवी पर देखा कि यहाँ पर क्या हुआ, क्या आप ठीक हो? लेकिन वहाँ पर एक न्यू पर्सन आते हुए कहता है, मैं अभी फिन हूँ। हे तुम बच्चे, तुम्हें यहाँ अंदर आने की परमिशन नहीं है। उसका ये कहना ही था। तभी आयुमी बताती है, टायोटामी कुन, मुझे माफ करना, यह मेरा बेटा है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर टायोटामी कुन बोलता, ओह वह तुम्हारा बेटा है, ऐसा लगता है कि आपने उसका पालन पोषण अच्छी तरह से किया है, लेकिन मैं साइड कोरमैन हूँ और तुम मेरी परमिशन के बिना यहाँ नहीं आ सकते। जिसके जवाब पर ताकुया कहने लगा, मैं 1 सेकंड में जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद टायोटामी का कहना है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके इस एटीट्यूड को देखकर ताकुया भड़कते हुए कहता है, तो वह बेकार फ्लम्पी में एक नौकर है। जिस बात पर ताकुया की मोम उसको बताने लगी, ताकुया को ऐसा मत कहो और आज रात मैं घर देर से आऊंगी। इस बात का जवाब देते हुए ताकुया कहा, ठीक है, अपने आप पर ज्यादा दबाव मत डालो। इसी के साथ वो अपने स्कूटी से वहाँ से जाने ही वाला था। तभी वहाँ पर यूकी और मियो आ जाते हैं। यूकी आते के साथ कहा, ताकुया क्या तुमने वहाँ पर लाइकिंग का विस्फोट देखा? तभी ताकुया बताता, हाँ टीवी पर, इसलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। जो सुनकर मियो कहती, क्या तुमने कुछ अजीब देखा? पर ताकुया मना कर देता है। जो सुनने के बाद मियो कही, हम लोग टेम्पल पर थे। तभी यूकी बताता, वह लाइटनिंग नेचुरल नहीं लग रही थी, उसका ये कहना ही था। तभी वहाँ के सारे कौवे अचानक उड़ जाते हैं। जो देखकर मियो कहती है, वह जगह खतरनाक है। तभी हम उनके पीछे एक न्यू मेंबर को देखते हैं, जो उनको अवेयर करते हुए कह रही थी, तुम्हें इस सबसे दूर रहना चाहिए। इसी के साथ
साथ उनकी नजरें आपस में टकराई, पर वो पर्सन वहाँ से चली जाती है। उस अजीब सी लड़की को देखकर मियो का कहना है, क्या तुम उसे जानते हो? पर ताकुया उसको साफ साफ अल्फाजों में मना कर देता है। इतने इंटेंस सिचुएशन में यहाँ सीन कट होता है और हम ताकुया के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर ताकुया तैयार होकर उस इक्विपमेंट को देख रहा था। यह एक आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पर मियो की फ्रेंड एक ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में कुछ कह रही थी। तुम्हारे अनुसार एक ट्रांसफर स्टूडेंट कैसा होगा? तभी दूसरे ने कहा, तुम तो बस यही चाह रही थी कि वह एक हॉट लड़का हो। दूसरी तरफ टीचर आते के साथ उन सबको अपनी अपनी सीट पर बैठने के लिए कह रही थी और उनके पीछे वो मिस्टीरियस लड़की भी थी। तभी ताकुया ट्रांसफर स्टूडेंट का वेलकम करने के लिए कुछ अजीब करता है। शायद आप भी ऐसी हरकत करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर वहाँ की लड़कियों की चीखें निकल जाती हैं, पर हमारे जैसे लड़के बस हंस रहे थे। पर उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। पर टीचर कहती है, ताकुया अरीमा तुम्हारे बगल में बैठेगी। साथ ही साथ वहाँ के लड़की लड़कियां बातें कर रहे थे कि ताकुया ने अपना सब कुछ लगा दिया, पर वो लड़की काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। जिसके बाद वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताती है, मैं काना हटाओ हूँ, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। उसी के बगल में टीचर का कहना है, लड़कियों जलना बंद करो क्योंकि वह काफी खूबसूरत है, और दोस्तों उससे शादी करने से पहले थोड़ा इंतजार करो, समझे? ठीक है, अब होम रूम शुरू करने का समय है। तो आज हेल्पर की ड्यूटी पर कौन है? दूसरी तरफ ताकुया उस लड़की से कह रहा था, हम कल मिले थे है ना? जिसका जवाब देते हुए काना हटाओ बताती है, अपनी माँ से कहो कि उन्हें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रोक देना चाहिए, प्लीज मेरे पे विश्वास रखो वरना एक और दुर्घटना होगी। पर मियो उनको बड़े ध्यान से देख रही थी। इसी के साथ यहाँ क्लास खत्म हो चुकी। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर हिस्टोरिकल रिसर्च क्लब की तरफ आ जाता है, जहाँ पर मियो यूकी से कह रही थी, तुमको लगता है कि अरीमा कुन मतलब ताकुया हिस्टोरिकल क्लब में शामिल होगा? उसकी ऐसी बातों को सुनकर यूकी बोलता, क्या तुम चाहती हो कि मेरा बॉस इसमें शामिल हो? ये बात को सुनकर मियो बताती, उसके डैड काडोया अरीमा एक फेमस हिस्टोरियन थे, मुझे उनकी रिसर्च नोटिस देखना अच्छा लगेगा। लेकिन उसकी ऐसी बातों को सुनकर यूकी काफी हैरान हो रहा था। तभी वहाँ पर ताकुया भी आ गया। उसे वहाँ देखकर मियो पूछती है, हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पर यूकी चिल्लाते हुए बताता, बॉस मुझे मत बताओ कि तुम क्लब में शामिल हो रहे हो। जो सुनकर ताकुया कहता, कोई चांस नहीं, लेकिन रयूसोजी सान कहाँ पर हैं? जिस पर मियो बताती है कि वह अभी यहाँ नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ताकुया कहता है, अच्छा ऐसा है। तभी यूकी पूछता, क्या कुछ चल रहा है? लेकिन ताकुया, नहीं मैं बाद में बताऊंगा, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसको वहाँ से जाता देखकर मियो की शक्ल पर 12 बज चुके थे। अगले सीन में ताकुया गेम सेंट्रल में गेम खेल रहा था। गेम में लगातार हारने के बाद वो घर आ जाता है और वहाँ पर उसको एक और पार्सल मिलता है, जिसे देखकर वो कहता, एक और? अरे अब ये क्या है? पर उसे खोलने के बाद उसे पता चला कि यह पैरेलल वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरम है। फिर वो उसे पढ़ा, रिफ्लेक्टर डिवाइस क्रिएशन AUC प्रोफेसर यूरिका इमागावा। जिसके बाद ताकुया उसे पढ़ने के साथ कहता है, समय को पलटा जा सकता है लेकिन हिस्ट्री को नहीं। मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ? उन्होंने इसे समझाने के लिए बिल्कुल भी नहीं लिखा। तभी उसको अपने ही जैसा एक डिवाइस दिखता है, जिसमें उसका नाम रिफ्लेक्टर डिवाइस लिखा था। साथ ही साथ उस बॉक्स में उसे एक नोट मिलता है जो ताकुया के डैड का था, जिसे वो पढ़ा, जब तुम इसे पढ़ोगे मैं गायब हो गया होऊंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं मर गया। जूल्स को इकट्ठा करो और आज रात कैनो माइकी के अड्डे पर जाओ, तुम्हारा वहाँ कोई ना कोई इंतजार कर रहा होगा। और इसमें आज रात 10 बजे की टाइमिंग दे रखी थी। तभी ताकुया ने टाइम देखा, जिसमें 10 बजने में केवल आधा घंटा बाकी था। फिर क्या, वो अपनी स्कूटी के साथ तुरंत टेम्पल की ओर रवाना हो चुका, लेकिन हम उसके पीछे एक अनजान शख्स को देख पाते हैं। पर ताकुया उस जगह तक पहुंच चुका और वो भागते भागते कैनो माइकी के अड्डे पर जाने लगा। वहां पर पहुंचकर वो अपने डैड को पुकारने लगता है। तभी उसको वहां पर किसी के गिरने की आवाज आई, जो सुनकर वो उस आवाज की तरफ जाने लगा, जहां पर एक लड़की गिरी हुई थी, जिसे देखकर ताकुया अपने मन में कहता, क्या ये मेरे डैड हैं, जिन्होंने अपना भेष बदल रखा है? शायद नहीं। हे तुम, क्या तुम ठीक हो? वैसे क्या तुम आज रात तैरने जा रही थी? जिसके बाद उस लड़की को होश आ जाता है और वो अपने सामने ताकुया को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसे बाई यूनो समझ रही थी। उसकी ऐसी अजीब अजीब बातों को सुनकर ताकुया कहता, तुम्हें पता है कि तुम ये क्या कह रही हो? और वो आगे भी कुछ कह पाता। तभी वो लड़की ताकुया को किस कर देती है। साथ ही साथ वहाँ पर एक रोमांटिक माहौल क्रिएट हो चुका था और वो एल्फ उसे किस करने के बाद वहाँ से गायब हो जाती है। उसे वहाँ से गायब होता देखकर ताकुया काफी हैरान हो चुका था। वहाँ के ऐसे मंजर को देखकर ताकुया
ताकुया को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक लड़की अभी थी और गायब हो गई। तभी रायुजोजी कहता है तो क्या उसे कोजारिटी से काफी दूर छोर पर छोड़ दिया गया था। उसकी मोम ताकुया को वहाँ देख कर कही, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो ताकुया कुन, और वो लड़की कौन थी। तो गाइस आगे काफी ज्यादा गड़बड़ होने वाली है, तो मैं उस बात को अभी क्लियर कर देता हूँ। जो ताकुया की मोम है ना, वो स्टेप मदर है। ताकुया के रियल मोम एंड डैड इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि वो दूसरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। अब कहानी की तरफ आते हैं, जिसके जवाब पर ताकुया कहने लगा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तभी रायुजोजी कहने लगा, सब कुछ वैसा ही है जैसा कोडाई अरिमा ने प्लानिंग की, एक उस चीज की तरह जिसे तुम पकड़े हुए हो। रायुजोजी की ऐसी बातों को सुनकर ताकुया बोलता, वह क्या चीज है। जिस पर रायुजोजी बताता है, कोडाई और तुम्हारे लिए ऐसा होना चाहिए जिससे तुम न्यूमैन स्पेस को पार कर सको। वो बात को सुनकर ताकुया कहता, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी रायुजोजी ने कहा, कोडाई को एक ऐसे लोग के अस्तित्व का एहसास हुआ जो इस वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, उसी माँ ने उसे इंस्पिरेशन दी। तुम्हारी माँ और कोडाई अभी भी इस दुनिया से अलग दुनिया में रहते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ताकुया कहता, ये सब तुम्हें कैसे मालूम है। जिस बात का जवाब देते हुए रायुजोजी का कहना है, जो चीज तुम्हारे पास है वही इसका जवाब है, और यह चीज मेरे पास होनी चाहिए। जिसके बाद वो अपनी पिस्टल को बाहर निकालने के साथ ताकुया पर तान देता है। रायुजोजी की पिस्टल को देखकर ताकुया कहता है, क्या ये सीक्रेट लाइटर नहीं है। कम से कम एक बात तो बताओ, क्या तुम इसका इस्तेमाल मेरे डैड को ढूंढने के लिए कर सकते हो। जिस पर रायुजोजी बताता, सही कहा, यह एक ऐसा इक्विपमेंट है जो स्पेस टाइम की इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी को देख सकता है। जो सुनकर वो उसे देने के बारे में सोचने ही वाला था, तभी वहाँ पर अर्थक्वेक आने लगता है। साथ ही साथ वहाँ पर बिजली भी गिरने लगी। इन पैरानॉर्मल चीजों को देखकर रायुजोजी कहता है, क्या वे लड़की जो अभी गायब हुई, क्या उसने कुछ किया है। यहाँ तक कि वो रिफ्लेक्टर डिवाइस चमकने लगा। उसी वक्त ताकुया पर बिजली गिरी, जिसकी वजह से वहाँ की आसपास की चीजें स्लो हो जाती हैं। साथ ही साथ वहाँ उसे कना भी दिखती है। तभी वो रिफ्लेक्टर डिवाइस एक्टिवेट हो चुका, जिसकी वजह से वो ट्रेवल करके पास्ट में आ जाता है। जहाँ पहुँचने के साथ वो रायुजोजी और अरिमा को पुकारने लगता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसी के साथ उसके सिर में काफी तेज पेन हुआ और वो दर्द इतना जोर का था कि उसका सिर अभी फट जाएगा। लेकिन वो उसे बर्दाश्त करते हुए वहाँ से जाने के साथ कहता, ये काफी भयानक सिर दर्द है। अगले सीन में ताकुया अपना सिर पकड़ने के साथ सो जाता है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर कोई ताकुया के फोन पर कॉल कर रहा था, जिसकी वजह से ताकुया की नींद खराब हो गई। पर वो फोन उठाते हुए कहा, आयुमी सान। उसी वक्त यूकी ने कहा, हेलो, यह तुम्हारे लिए चेतावनी है। यूकी की आवाज को सुनकर ताकुया भड़कते हुए कहता है, तुम क्या चाहते हो। जिसके जवाब पर यूकी कहने लगा, आज सुबह तुम्हारा मूड खराब है बॉस, पर उसे छोड़ो, कल से समर वेकेशन शुरू हो रहे हैं। जिस पर ताकुया बताता, मेरी प्रॉब्लम तो और भी बड़ी है, मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। उसकी बकवास बातों को सुनकर यूकी कहता है, क्या कल रात तुमने कुछ ज्यादा ही सस्ते नशे कर लिए थे। जिसके जवाब पर ताकुया ने कहा, यह मेरे बारे में नहीं है, यह आयुमी सान के बारे में है, जो मेरी स्टेप मदर है। तभी हम आयुमी को देखते हैं, जो यूकी को हाई कर कर वहाँ से चली जाती है। फिर यूकी ताकुया को बताता, मुझे उसे चलते हुए देखना काफी पसंद है। वह हमेशा इतनी तेजी से चलती है जैसे विंटर सीजन में हवा चलती है। तभी ताकुया ने कहा, तुमने अभी क्या कहा। जिस पर यूकी बताता, विंटर सीजन की हवा की तरह। पर ताकुया का कहना है, यह नहीं, बल्कि तुमने आयुमी सान के बारे में क्या कहा। जो सुनकर यूकी उसको बताने लगा, तुम्हारी माँ अभी अभी तेजी से मेरे पास से गुजरी। बस वो सुनते ही वो तुरंत आयुमी से मिलने के लिए रवाना हो चुका और ताकुया काफी तेजी से आयुमी के पास जाता है, जहाँ पर रायुजोजी भी था। पर वो उसे देखकर कहने लगते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पर ताकुया उनकी बातों को इग्नोर मारते हुए कहने लगा, जाहिर है कल रात जो भी हुआ उसके कारण। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रायुजोजी कहता, कल रात, ओ आयुमी कुन ने कल हमारी मीटिंग को पूरी तरीके से रद्द कर दिया। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर ताकुया काफी हैरान होने के साथ कहता है, तुम इस बारे में बात कर रहे हो। तभी रायुजोजी कहने लगा, ताकुया धीरज रखो, मुझे यकीन है कि कोडाई यही चाहता है। ये बात को सुनकर ताकुया अपने होशो आवाजों में नहीं था, पर फिर भी वो अपने मन में कहता, क्या चल रहा है, क्या उन्हें याद नहीं है कि कल क्या हुआ था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ।